नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं या डिप्रेशन से कैसे बचें। और आज की जो टॉपिक का नाम है वो है सिर्फ ऐसे बच सकते हो डिप्रेशन से या अवसाद से। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, प्रणाम आचार्य जी, 2011 के आसपास मुझे डिप्रेशन की समस्या हुई थी। उस समय घर में अशांति की वजह से मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया था। एकदम से डर आ गया था जीवन में और उसके बाद वैसे ही चल रहा है। डर एकदम से हावी होता ही रहा और उसी समय से गड़बड़ियाँ ने भी हावी होना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोगों से पता चला कि योग करो, तो खूब योग भी किया। कोई बोल रहा है सांस का मेडिटेशन करो, यानी ब्रीथिंग मेडिटेशन करो। कोई बोलता है कानों में एक आवाज़ आ रही है, उसका ध्यान करो। खूब किया। कोई बोलता है काम नहीं कर रहा है, काम करो। काम भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा जहाँ होना चाहिए था, यानी मन अभी भी अशांत रहता है, डरे रहता है, घबराता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, 7-8 साल पहले कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद तरीके से ध्यान आदि के प्रयोग करें, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ये है ना कहानी। प्रश्नकर्ता जी, आचार्य प्रशांत, इस पूरे वाक्य में ये बताया ही नहीं गया कि परिवार का क्या किया, जिनकी वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। ये ऐसी बात है कि आचार्य जी 7 सालों से पीठ पर जोंक चिपकी हुई थी, तो उससे बाद में मैंने काला खट्टा, बुढ़िया के बाल, सम्मी कबाब, ये सब भांति भांति के खाद्य पदार्थ आजमाकर देख लिए हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। पीठ पर जोंक चिपक गई थी तो मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई, उससे लाभ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सड़क से वो बुढ़िया के बाल खाए। बुढ़िया के बाल जानते हो ना? अरे वो बुढ़िया के बाल नहीं, वो जो बेच रहे होते हैं गुलाबी। कहीं कोई सोच रहा है कि बुढ़िया के बाल खा गए। फिर बताओ, जोंक चिपकी हुई थी। जब चॉकलेट आइसक्रीम से फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मैंने गोलगप्पे खाए, दूर अन्य शहरों की यात्राएं की। लखनऊ गया, वहाँ टुंडे कबाब खाए। 18 से 30 तरीके के व्यंजन बता दो मुझको, ये मत बताना कि जोंक का क्या किया। नहीं, उसका तो जिक्र ही नहीं करना, वो बात तो छुपा कर रखनी है। दुनिया की कौन सी जोंक है जो तुम काला खट्टा चाटो तो तुम्हें छोड़ देगी, बताओ। और तुम्हारे भीतर वो कौन बैठा है जो सही इलाज से इतना घबराता है। परिवार में जो कुछ भी तुम्हें त्रस्त कर रहा था, वो सब परिस्थितियाँ पुरानी की पुरानी, वैसी की वैसी। तुम्हारे भीतर जो बैठा है, जो त्रस्त होने को तैयार है, वो भी वैसा का वैसा। अब तुम इस तरह का ध्यान करो या उस तरह का ध्यान करो, इटालियन खाओ कि चाइनीज खाओ, तुम्हें कोई राहत मिलेगी क्या? बोलो। इलाज वहाँ पर करना होता है, वहाँ पर करना होता है ना जहाँ पर तकलीफ़ है। दिल का दौरा पड़ रहा हो और तुम जाओ चंपी करवाने, या कहो कि जो क्या कान का मेला निकालते हैं, किसी को ढूंढ के लाओ तो कुछ काम आएगा। तकलीफ़ जब दिल में है तो चंपी करा कर क्या होगा। दो होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बात को साफ समझ लीजिएगा।
दुख की हर स्थिति में दो होते हैं, एक दुख देने वाला, दूसरा दुख सहने वाला। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। दुख, पीड़ा, कष्ट की हर स्थिति में, हर मामले में इन दो को आप मौजूद पाएंगे। वो स्थितियाँ जिनमें दुख का अनुभव हुआ और वो इकाई जो दुख का अनुभव करती है, ये दो लगातार मौजूद रहेंगे। तो जब भी आपको उपचार करना होगा, इन्हीं दो में से किसी एक का करना होगा। किसी एक का उपचार कर लो तो दूसरे का अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म कहता है कि शुरुआत तो करो, तुम उसका उपचार करने से जो दुख सहने के लिए इतना आतुर रहता है, क्योंकि बाहर की स्थितियाँ बदल पाना हर समय हमारे लिए हमारे हाथ में नहीं होती। दूसरी बात, अगर तुम्हारे भीतर वो जमा ही बैठा है जो दुख सहने को तैयार है, तो तुम बाहर की परिस्थितियाँ बदल भी दोगे तो वो दुख पाने का कोई और तरीका ढूंढ लेगा। तो इन दोनों में भी अगर उपचार करना है तो वरीयता किसको दें? भीतर वाले को। भीतर वाले को वरीयता दो, पर बाहर वाले का परिवर्तन भी अवश्यम भावी है, क्योंकि भीतर का मामला जब बदलने लगेगा तो तुम बाहर वाले को भी बहुत दिन तक पकड़े नहीं रहोगे। भीतर कोई बैठा था जो दुख पाना चाहता था, इसलिए बाहर तुमने उससे जुड़े रहते थे जो तुम्हें दुख देता था। जब भीतर तुमने उसका उपचार कर लिया जो दुख पाने के लिए आतुर था, तो बाहर भी अब तुम उससे जुड़े रहने की अभिलाषा रखोगे ही नहीं जो तुम्हें दुख देता था। तो भीतर बाहर दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। जब भीतर का होने लगे तब बाहर का परिवर्तन रोकना नहीं चाहिए। कई बार आप शुरुआत बाहर के परिवर्तन से कर देते हो, दोनों में से किसी से भी कर लो शुरुआत, लेकिन बाहर मौजूद है दुख देने वाला, भीतर मौजूद है दुख पाने वाला, और तुम चाट रहे हो काला खट्टा। इससे दुख का उपचार कैसे होगा भाई बताओ? काला खट्टा जानते हो ना, बर्फ़ का गोला काले रंग का, उसमें कुछ खट्टा खट्टा मिला कर दिया जाता है। बाहर वो मौजूद है जो हमें थप्पड़ जड़े जाना है, भीतर वो जो थप्पड़ को बर्दाश्त किए जा रहा है, और हाथ में क्या है? काला खट्टा। और हम कह रहे हैं यह दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? हम दुख दूर करना भी चाहते हैं क्या? कह रहे हो पारिवारिक स्थितियों के कारण अवसाद में गए। परिवार किसका है? पड़ोसी का। परिवार किसका परिवार है बताइए? अपना ही परिवार है ना। किसी भी परिवार में माहौल यूं ही अकस्मात नहीं होता। क्या कोई संबंध नहीं है हमारे व्यक्तित्व में और हमारे परिवार की दशा में? कहिए। हम जैसे हैं और हमारे परिवार की जो हालत होती है, क्या उसमें कोई संबंध नहीं होता? परिवार क्या है? घर की दीवारें, कुर्सियाँ, सफ़ेद चादरें, इनको परिवार कहते हैं क्या? परिवार माने घर के सब व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं, बहुधा जिन्हें एक दूसरे का निर्माण किया होता है, बहुधा जिन्होंने एक दूसरे को चुना होता है। अगर माँ बाप और बच्चों की बात करें तो वहाँ सीधा सीधा निर्णय किया गया है, और अगर पति पत्नी इत्यादि की बात करें तो वहाँ एक दूसरे को चुना गया है। तो क्या आप में और आपके परिवार की स्थिति में कोई संबंध नहीं है? आप बस उन स्थितियों के आकस्मिक भोक्ता मात्र हैं क्या? क्या दुर्घटना बस पाए जाते हैं आप इस परिवार में? कहिए। तो फिर जब आप कहें कि परिवार का माहौल ऐसा था, तो इसका मतलब ये है कि हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो उस माहौल का निर्माण कर रहा है, और बहुत कुछ ऐसा है जो उस माहौल से, उस निर्माण से मिलने वाले दुख में किसी तरह का रस पाता है।
नहीं तो परिवार बदल ना दिया होता। हमारा ही निर्माण है, हमारा ही चुनाव है, बहुत सीमा तक बदलने की पुरजोर कोशिश तो करनी होती है, जान लगा देनी होती है स्थितियों को सुधारने में। और अगर किसी बिंदु पर आकर यह दिख रहा होता परिस्थितियां फ़िलहाल सुधारी नहीं जा सकती तो क्या होता? मैं फिर ऐसे विषाक्त माहौल में रहूं ही क्यों? कुछ समय के लिए दूर हो जाता हूं, पुनः जब पाऊंगा कि इस माहौल में सुधार कर सकता हूं तब निकट आ जाऊंगा। यह सब काम आप करेंगे या नहीं करेंगे बोलिए? आपका ही घर है, आपकी खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर। घर चल रहा होगा तो तत्काल बाहर तो भाग नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं? बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, आग बुझा दें, जान लगा देते हैं। फिर पाते हैं कि आग तो नहीं बुझ रही, बहुत भड़क गई है, बहुत फैल चुकी है। हाँ, अब आपके भी फफोले पड़ने लगे हैं, आपके ही बाल जलने लग गए हैं। तब आप क्या करते हैं? तब आप कहते हैं मैं बाहर निकल रहा हूँ, पुनः घर बसाऊँगा। अब कोई जलते हुए घर में धुएं और ताप के बीच भी बैठा ध्यान करे, फिर कहे अरे मैं जल क्यों रहा हूँ, तो क्या उत्तर दूंगा? सर्वप्रथम बात करो प्रथम कारण की, उपचार बाद में आएगा। प्रथम कारण है कि तुमने अपने इर्द गिर्द ये संसार बना रखा है, उसको बदलो। तो फिर किसी उपचार की, ध्यान आदि की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने अपने आप को बहुत मजबूर ना अनुभव करो। डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब अपने आप को बहुत मजबूर अनुभव ना करो। अगर मजबूर हम नहीं होते, मजबूर हमें हमारी अंधी कामनाएं, यहाँ पर दोबारा से देखेंगे, डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक अपने आप को बहुत मजबूर अनुभव ना करो। और मजबूर हम नहीं होते, मजबूर हमें हमारी अंधी कामनाएं बनाती हैं। अन्यथा कोई मजबूरी नहीं, कामना में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अंधी ना हो। जो कामना आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलती हो, शुभ है वो कामना। जो कामना आपको कहाँ से कहाँ ले चलती हो, अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलती हो, शुभ है वो कामना। कुछ ऐसा मांग रहे हो किसी जगह पर जो मिल इतना ही नहीं, फिर जब पाओ कि वो मिल नहीं रहा तो डिप्रेस्ड हो जाओ। यह कहाँ की समझदारी है बताओ? यानी आप किसी जगह पर ऐसे मांग रहे हो जो मिलना ही नहीं है, फिर कह रहे हो कि वो मिल नहीं रहा है और डिप्रेस हो रहे हो। कहाँ की समझदारी है बताइए? डिप्रेशन कोई चोट तो नहीं होती बाहर की कि बाहर से आकर किसी ने हाथ मार दिया है और तुम कह रहे हो यह डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो एक मानसिक घटना है ना। उस घटना के केंद्र पर कौन बैठा हुआ है? अज्ञान, और अज्ञान जनित कामना। ठीक है, तुम कुछ ऐसा चाह रहे हो जो हो सकता ही नहीं है। तुम आधी रात में सूरज की मांग कर रहे होते हो, तुम शराब पीकर होश चाह रहे हो, वो हो नहीं सकता। फिर जब वो होता नहीं तो तुम्हें बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है। उसी को तुम नाम दे रहे हो अवसाद, डिप्रेशन का, है ना। हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो हो नहीं सकता और फिर हम कह रहे हैं बार बार हमें बुरा लग रहा है, बार बार हमें उसको चाह रहे हैं, बार बार बुरा लग रहा है और हम कह रहे हैं कि हमें क्या हो गया है? डिप्रेशन यानी अवसाद हो गया है। कुछ अगर सही है तो उस पर डटे रहो, कुछ अगर झूठ और भ्रामक है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। यह अवसाद बीच में कहाँ से आ गया भाई? तुम्हारी कामना, तुम्हारा लक्ष्य, जो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें चाह रहे हो, जो भी तुम जीवन में चाह रहे हो, अगर वो असली हैं और सुंदर हैं और तुम्हें सच्चाई और मुक्ति की ओर ले जाता है तो बढ़ चल नौजवान। और जिन चीज़ों से अटके हुए हो, अगर वो मूर्खतापूर्ण हैं, जिन चीज़ों में तुम अटके हुए हो अगर वह मूर्खतापूर्ण हैं,
तो तुम्हारे हित में यही होगा कि स्वीकार कर लो वो मूर्खतापूर्ण है। कम से कम कामना करना तो छोड़ो। या तो इतना दम दिखाओ कि बेवकूफ़ी की चीज़ों से अटका हुआ हूँ तो आगे बढ़ जाऊँगा। आगे नहीं बढ़ सकते हो तो मान लो अटके ही हो तो अटके रहो, पर यह उम्मीद तो छोड़ दो कि यहाँ तुम्हें कुछ बहुत ऊंचा मिल जाना है। जहाँ पर कामना नहीं है वहाँ विषाद नहीं हो सकता। ध्यान देना, जहाँ पर कामना नहीं है वहाँ विषाद नहीं हो सकता। डिजायर के बिना फ्रस्ट्रेशन कैसा? अगर डिजायर ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन कैसे? आगे से ध्यान आदि पर कम और उन स्थितियों पर ज़्यादा गौर करना जिसके कारण परेशान हो। आगे से तुम जो है ध्यान आदि पर कम और उन परिस्थितियों पर ज़्यादा गौर करना जिनके कारण परेशान हो, उन पर बार बार गौर करो। वो परिस्थितियाँ बाहर भी हैं और अंदर भी, उनको छोड़ो। यह ध्यान है, यही असली ध्यान है। जो चीज़ें तुम्हारी कामना से उठ रही हैं उन चीज़ों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें वहीं अटक के, अगर वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, वो मूर्खतापूर्ण काम है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सही है उसको करो, जो गलत है उसको छोड़ो। थोड़ा हिम्मत दिखाओ। अवसाद जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। धन्यवाद।